परम आदरणीय मम्मी जी, जो आज अपनी सेहत के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हुई हैं, पूर्व गवर्नर साहब श्री कोगजे जी, जो हमारे बड़े भ्राता तुल्य हैं, मेरे परम मित्र व छोटे भाई श्री जितेंद्र माहेश्वरी जी, डॉक्टर विनोद भंडारी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर आनंद, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मित्रगण भी उपस्थित हैं जिनका मुझे पता नहीं था, वो भी आए हुए हैं। ये सारे डॉक्टर विनोद भंडारी के शुभचिंतक हैं। विवेक तनखा जी, डॉक्टर भल्ला और विश्वपति जी, अनिल धूपड़, मिसेस मीना चापेकर, अभय गोहिल व अन्य सभी सारे डॉक्टर साहब जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी अधिवक्तागण, सब पूर्व न्यायाधीश और अभी जो पदस्थ हैं न्यायाधीश, शहर के समस्त अधिकारीगण, पत्रकार, प्रिय विद्यार्थीगण, महिलाओं, सज्जनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों बाद मुझे मौका मिला कि मैं एक बार इंदौर आ सका। डॉक्टर विनोद भंडारी व उनके परिवार को मैं करीब पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ। जब मैं इनसे पहले बार मिला था तो एक बहुत छोटा सा पौधा था ये डॉक्टर विनोद भंडारी। धीरे धीरे करते करते एक पेड़ बने। पेड़ के बाद ये अब वट वृक्ष बन गए, जो कईयों को अपनी छाया के अंदर रखते हैं। शायद मैं जून में एक हूं। ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? सिर्फ इनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी, जिसके तहत इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और सारा परिवार लगा हुआ है। कोविड में इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया। किस तरह से ट्रीट किया ये सब आप लोग जानते हैं। इंदौर में कोई भी आता था तो ये उसको मना नहीं कर पाते थे, उसका ट्रीटमेंट जरूर करते थे। अब इन्होंने एक नया चालू किया है, ये जो 5 वर्षीय लॉ का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसकी बड़ी आवश्यकता थी। इंदौर जैसे शहर में तो अत्यंत आवश्यकता थी, जहां अच्छा कानून पढ़ाया जा सके, लोग कानून सीख सकें। ये आज बात सभी यहाँ पे जो मौजूद पदस्थ और जो रिटायर्ड जजेस और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको भली भांति ज्ञात है कि 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, सबसे पहले बैंगलोर में हुआ, उसके बाद कई जगह खुल गए। वहां से पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी होता है वो हर तरफ से कसौटी पे एकदम खरा उतरता है। उससे कानून का इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया जाता है, इतना पढ़ा दिया जाता है कि जब वो कभी बहस करने आता है तो उसे पता नहीं लगता कि अब उसको कब रुकना है। न्यायाधीश उसके साथ रहेगा तो भी वो बहस करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान का सागर है भरा हुआ है। तो इन लोगों को एक तो ये आवश्यकता है, पता रहना चाहिए कि कब रुकना है। इसके लिए ही ये मूट कोर्ट चालू हुए हैं, जो मूट कोर्ट में लोगों को बताया जाता है, परंतु हर बालक मूट कोर्ट नहीं जा सकता है। ये इतना सस्ता भी नहीं है। कई बड़ी बड़ी फर्मों कभी कभी किसी को दे देती हैं कि चलो भाई हमारे पैसे से आप चले जाइए। अदरवाइज डोमेस्टिक जो होते हैं उसी में इन लोग जाते हैं और करते हैं, परंतु उसमें भी हर एक विद्यार्थी का नंबर नहीं आता है। तो एक इन लोगों को सबसे जरूरी बात जो होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो आवश्यक है। मेरे पास भी आते रहते हैं, तो मैं कभी भी जो भी विद्यार्थी रहते हैं
जिसने 3rd ईयर पास कर लिया हो उसको कभी मना नहीं करता हूँ, 3rd ईयर पास करना चाहिए। फिर मैं उसको जरूर 1 महीने 2 महीने जितना समय रहता है छुट्टी में वो आते हैं, उनको टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, नॉलेज, परफॉर्मेंस वो कोशिश करता हूँ कि उनको सिखाऊं। हम लोगों ने जब लॉ की पढ़ाई शुरू की थी और जब खत्म किया, तब जैसा जस्टिस कोगजे साहब ने बोला, या तो सुबह कॉलेज लगते थे या शाम को लगते थे। शाम को तो वही थे, हितकार्नी लॉ कॉलेज जबलपुर में हुआ करता था, सुबह में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था जहां मैं जाता था, 8 बजे से 10 बजे तक कॉलेज, उसके बाद फ्री, कोई काम नहीं। उस तरह से 2 घंटे पढ़ाई होती थी। 2 घंटे में प्रोफेसर साहब भी कितना पढ़ा लेंगे और विद्यार्थी भी कितना पढ़ लेगा, चलता था। चलिए लॉ कर लिया। जब मैंने 1972 में वकालत शुरू की, उस समय मेरे पिता श्री आर.पी. वर्मा के पास सिविल का काफी काम था, दीवानी कचहरी में भी था और हाई कोर्ट में था। हमारे जबलपुर में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो ये था कि एक ही परिसर में, एक ही जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बगल में हाई कोर्ट। जब मैं 1972 में आया उनके पास, वकालत पास करके रजिस्ट्रेशन करा के, उनने मुझे अपने साथ नहीं रखा। उनने मुझे श्री M.M. सप्रे, जो वहाँ के बहुत माने हुए अधिवक्ता थे, हमारे मित्र जो हैं अभय मनोहर सप्रे के पिताजी, उनके साथ रखा। मैं उनके पास जाता था, उनसे वहाँ सीखता था, उनकी फाइलें पढ़ता था, कुछ ड्राफ्टिंग करता था। और जो समय मेरा बचता था, वो समय मुझे जो पापा जी के उस समय के मुंशी, तब मुंशी कहा जाता था, आजकल वो क्लर्क हो गए और आजकल उस क्लर्क से भी बढ़ के सेक्रेटरी हो गए। यू कांट इवन कॉल देम क्लर्क, दे आर सेक्रेटरी। तो एक कंचेती लाल जैन थे और दूसरे अंबिका प्रसाद दुबे थे। मुझे उनके साथ दीवानी कचहरी के चक्कर काटना पड़ता था, और दीवानी कचहरी जाकर के वहां देखना पड़ता था कि तलवाना कैसे भरा जाता है। तलवाना जिसको अपन अंग्रेजी में प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस कैसे दी जाती है। प्रोसेस, फिर वो प्रोसेस सर्वर रहता था, प्रोसेस सर्वर के पास जाके कि भैया कोई, ऐसे कई बार प्रकरण आ जाते थे जिसमें इंजंक्शन, आज आपने सूट फाइल किया, कल आपको स्टे चाहिए। अब न्यायाधीश ने कहा आप सर्विस करवा लीजिए। अब सर्विस करवाना है, सर्विस कराना है नॉट दैट इजी, क्योंकि प्रतिवादी भी पहले से काफी चुस्त है, तो आपको जाना पड़ता था वो ऑफिस में देखना पड़ता था सबसे चुस्त प्रोसेस सर्वर कौन होगा, उसको पकड़ो, उसको बोलो भैया कल नोटिस, कल है पेशी, आज आपको सर्विस कराना है। उसको दौड़ाया जाता था, वो सर्विस करता था, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। फिर बहुत से प्रकरण चलते थे जो किराएदार और मकान मालिक के हुआ करते थे। उसमें हर 15 तारीख के पहले पिछले माह का किराया जमा कराना है। वो जमा कैसे होता है, पहले दरखास्त लिखिए, दरखास्त लेके जज साहब के पास जाइए, जज साहब दस्तखत करेंगे, तब आपका जो है वहाँ का जो CC डिपार्टमेंट रहता है वो आपकी किराया जमा करेगा। इस तरह के अनेक कार्य होते हैं। तब तक तो इतना एडवांस नहीं हुआ था कि सर्टिफाइड कॉपी आपको देन एंड देयर मिल जाए। आपको कोई फैसले की कॉपी चाहिए, किसी ऑर्डर की कॉपी चाहिए, तो आप दरखास्त लगाइए कॉपिंग सेक्शन में, फिर वहाँ जाइए, उनको बोलिए भैया रिकॉर्ड लेके आओ, और जिसमें नहीं आपको जल्दी है तो आप बोल देते भैया रोक के रखना, आराम से दे देना, जब होगा तब लेते रहेंगे। इस तरह के ये सब कार्य किए हम लोगों ने। आज की तारीख में जो विद्यार्थी 5 साल का लॉ कोर्स करके आया है, यदि आप उसको बोलिए कि ये सब कार्य करना है, वो दूसरे दिन से आपका ऑफिस छोड़ के चले जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए तो ही नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी वकालत सीखने का एक नजरिया है, ये हमको सबको आना चाहिए। आज सबसे बड़ा अहम मुद्दा न्यायालय में क्या है? सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि इतने सारे जो प्रकरण चल रहे हैं,
ये कैसे निपटाया जाए? कहीं इनके बोझ से ये न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय जो हम दे रहे हैं, ये पूरा पूरा बैठ ही ना जाए। इसके लिए सरकार ने सोचा कि कुछ हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने सेक्शन 89 सीपीसी का प्रावधान बनाया, 2002 में आया। उसमें कई तरह के उन्होंने प्रकरण रखे कि इस तरह का प्रकरण होगा तो उसमें राजीनामा हो सकता है। न्यायाधीश कुछ देख करके फाइल समझ जाते हैं कि भाई ये इसको भेजा जा सकता है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, लोक अदालत है या आर्बिट्रेशन है। परंतु इसको आए हुए भी 20 साल हो गए, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलना चाहिए थी। एक बचा आर्बिट्रेशन का मुद्दा। तो आर्बिट्रेशन में भी बहुत प्रकरण आने लगे जो कहीं और नहीं सुलझ पाते हैं, या दो पक्षकारों के बीच में आर्बिट्रेशन क्लॉज रहता है तो वो अपने आर्बिट्रेशन में आ जाते हैं। परंतु वहां पे भी ऐसा नहीं कि आपने आज आर्बिट्रेशन किया आपको कल न्याय मिल जाएगा, कल आपको फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। परंतु मैं देखता हूं, मैंने इतने सारे आर्बिट्रेशन किए हैं, मैं देखता हूं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो हमारे होते हैं, जिसमें बाहर के या तो न्यायाधीश या जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहते हैं, जो पहले क्वींस काउंसिल कहलाते थे, अब आजकल वो किंग्स काउंसिल कहलाते हैं, वो रहते हैं। एक पक्षकार का वो रहेगा, एक पक्षकार के कोई न्यायाधीश रहेंगे और फिर एक तीसरे जज साहब रहते हैं। इस तरह से पैनल पूरा होता है। उन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में यदि सोमवार से हियरिंग चालू हुई तो फ्राइडे तक हो जाएगी। यदि बहुत लंबा प्रकरण है तो सैटरडे संडे उन लोग काम नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो जो प्रकरण है वो मंगलवार बुधवार तक खत्म हो जाता है। परंतु हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन में भी सालों लग जाते हैं। हो सकता है हम जैसे न्यायाधीश ही कुछ इसको करने में ज्यादा अपना मेहनत ना करते हो, या हो सकता है कि अधिवक्तागण भी कुछ करने में वो सोचते हो कि चलने दो, क्या है। दोनों तरफ से गलती है। इस गलती से क्या होता है कि जो पक्षकार आर्बिट्रेशन के लिए आपके पास आया है, सोचता है कि चलो जल्दी न्याय मिलेगा, वो वंचित रह जाता है। एक और मैं आपको वाकया बताता हूं। एक बहुत बड़े प्रकरण में आर्बिट्रेशन में मैं लंदन गया। लंदन में आर्बिट्रेशन था, 3 आर्बिट्रेटर थे, उसमें से मैं एक था। बाकी 2 एक तब के क्वींस काउंसिल थे और एक दूसरे अधिवक्ता सिंगापुर से आते थे। हम लोग का मैटर था सोमवार से शुक्रवार, लेकिन इस बीच में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम शनिवार इतवार को क्या करोगे? हमने कुछ नहीं करेंगे सर, अब क्या करेंगे। पर मैंने उनको एक बात बताई कि इस प्रकरण में जो वरिष्ठ अधिवक्ता आए हैं, जिनकी काफी फीस है और वाजिब भी है, जो दिल्ली से अधिवक्ता जाएगा तो फीस क्यों नहीं लेगा? कोई प्रो बोनो पब्लिक को काम तो कर नहीं रहा हो। तो मैंने कहा वो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो शनिवार इतवार की भी फीस लेंगे। मुझे पक्षकार नहीं बताया था। बोले अच्छा, शनिवार इतवार की भी फीस लेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग शनिवार इतवार को भी बैठेंगे। तो एज ए स्पेशल केस हम लोग शनिवार इतवार को भी बैठे और फिर आने वाले बुधवार तक वो मैटर पूरा सुन करके रख लिया गया। उसमें विद इन 2-3 मंथ्स हमको लगता है अवार्ड आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये एक होता है, देखिए, एक हमारी खुद की सोच, हमारे खुद की ईमानदारी का दिखाता है, द्योतक है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, 5 वर्षीय कोर्स तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैंने खुद आभास किया है, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं कि 5 वर्षीय जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कोर्स होते हैं, उसके बाद जो विद्यार्थी पास हो जाता है, इसमें से 80 से 90% वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद
या तो कोई बड़ी लॉ फर्म में ज्वाइन कर लेते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए की तनख्वाह पे चले जाते हैं, वहां से आराम से एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक 22 साल का जो बच्चा है, वो जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो वकालत में क्यों आएगा? उसको मालूम है वकालत में तो बहुत जोड़ी जूते घिसने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। तो इस कारण से मुश्किल से 10 से 20% वकील ही वकालत में आते हैं। परंतु मैं उनको सबको बता देना चाहता हूं, आज यहाँ कोई है नहीं क्योंकि अभी यहाँ एडमिशन चालू नहीं हुआ, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे मेडिकल के हैं, उनके बैठे हुए हैं, उनके संपर्क में आगे के लॉ के विद्यार्थी भी आएंगे, कि वकील की सही पहचान न्यायालय में काम करने से आती है। वकील की सही पहचान एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के नहीं होती है, उसको कोई नहीं जानता। न्यायालय में काम करेगा, न्यायाधीश के संपर्क में आएगा, क्लाइंट के संपर्क में आएगा, तब उसको पता लगेगा कार्य कैसे होता है, कैसे प्रकरण तैयार किया जाता है, क्या प्लेंट होती है, क्या उसका जवाब रहता है, कैसे आईए फाइल होती है। ये सब चीजें वहां पे जब तक 2-4 जोड़ी जूते वकील साहब के नहीं घिसेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, और तभी फीस मिलना शुरू होती है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, किसी ने मुझसे कहा था, जब मैंने प्रोफेशन बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे अपने यहाँ के एक चीफ जस्टिस है, जस्टिस विशंबर दयाल, जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा, नो डाउट इट इज ट्रू दैट द प्रोफेशन इज क्राउडेड, रादर ओवर क्राउडेड, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। सो यू हैव टू ट्राई, you have to endeavor to reach the top. Unless you make an attempt, you cannot reach the limits. इसी सब के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर साहब को मैं आगे के लिए और उनके परिवार वालों को ये आश्वासन देता हूँ कि मेरी कभी भी लॉ में, मैं नहीं कहता कि मैं मास्टर हो गया हूँ, लेकिन जितनी जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से आपके विद्यार्थियों को जितना भी पढ़ा सकूंगा, मैं अपने को खुद धन्य पाऊंगा। जय हिंद।